गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है विधायिका। हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था कार्यपालिका, और अब इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे विधायिका, जो कि आपका 5वां चैप्टर है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। मैंने आपको बताया था जो विधायिका है, विधायिका आपका 5वां चैप्टर है, कार्यपालिका आपका 4था चैप्टर है और न्यायपालिका आपका 6th चैप्टर है। यही मैंने बताया था। तो जहाँ पे मैंने कार्यपालिका आपको पढ़ा दिया है और एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ाया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों को ना आए। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने उस चीज़ को नहीं देखा है उस वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस वाले वीडियो में विधायिका की, और फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें न्यायपालिका की। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को हम रीड आउट करने वाले हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक है? पहला विधायिका का अर्थ पढ़ेंगे, दूसरा विधायिका के प्रकार, तीसरा लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें संसद की क्या आवश्यकता होती है ना, हमें संसद की क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संसद के कार्य क्या होते हैं, लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां कौन कौन सी होती है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां कौन कौन सी होती है, और संसद कानून का निर्माण कैसे करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, इसके अलावा संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। इन टॉपिकों के बारे में हम रीड आउट करने वाले हैं। अब एक एक चीज़ को आराम से देखिएगा। देखिए, एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप लोग समझते हो, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ही लिखो उतना ही कम है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बस समझने का फेर है। आप समझो चीज़ों को, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैंने बताया था सरकार के अंग 3 टाइप्स के होते हैं, ये तो आपको याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए। विधायिका का अर्थ क्या होता है, तो मैंने एक एक लाइन में इसका डेफिनेशन आपको बताया था। विधायिका का काम क्या होता है? जो कानून का निर्माण करता है उसको विधायिका बोलते हैं। कार्यपालिका बनी हुई कानून को लागू करती है। और इसके अलावा न्यायपालिका का काम क्या होता है? उन कानूनों की जांच पड़ताल करना, समीक्षा करना और न्याय करना, यही काम होता है। चलिए, विधायिका जनता के प्रति निर्वाचित होती है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है और विधायिका कानून का निर्माण करती है। ये विधायिका का आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, विधायिका के प्रकार, 2 टाइप्स की विधायिका होती हैं। कौन कौन सी विधायिका होती है, चलो इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये हमारा देश है, पूरा देश है और ये कई सारे राज्यों में डिवाइड है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बनाया है, केंद्र के स्तर पर, केंद्र यानी कि पूरे देश के स्तर पर एक विधायिका का निर्माण किया गया है जिसका नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। इसके अलावा ये जो राज्य हैं, राज्यों के आधार पर भी एक संसद जैसी व्यवस्था बनाई गई है राज्यों के लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं विधान मंडल। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमने क्या पढ़ा, एक देश है, देश में राज्य भी हैं, तो देश के हिसाब से जो बनाया गया है विधायिका उसको संसद बोलते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य के स्तर पर जो बनाया गया उसको हम क्या बोलते हैं? विधान मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके से है। जैसे राष्ट्रीय विधायिका कौन सी है? संसद। राज्यों की विधायिका कौन सी है? विधानमंडल है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि संसद के 2 टाइप्स कौन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। इसी प्रकार से विधानमंडल के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विधान सभा और विधान परिषद। विधानमंडल के 2 टाइप्स होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद के 2 टाइप्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे विधानमंडल के भी 2 टाइप्स होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। संसद के 2 टाइप्स, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद। आई चीज़ें समझ में, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलिए आगे बात करते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है? देखो यहाँ पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सदन, ये क्या लिखा है? सदन, सदन। और जब सदन की बात करते हैं तो बच्चे छूटते बोलते लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, संसद का बारे में पूछा, संसद के बारे में, तब आप बोलोगे लोकसभा राज्यसभा होती है। लेकिन जब द्विसदनात्मक की बात आती है तो आप लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलोगे, बल्कि विधान परिषद और विधानसभा बोलोगे। जो विधान
मंडल के जो टाइप है ना, ये वाले विधानमंडल के जो टाइप है, इनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। इन्हीं को द्विसदनात्मक बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखा है जिन राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन होते हैं उन्हें द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। और ये ऐसे भारत के 7 राज्यों में हैं। कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद कर लीजिएगा, इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन कौन से राज्यों में होती है। या कोई भी राज्य दे देगा या फिर आपसे पूछ लेगा, कोई 2 मैप दे देगा, मैप में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कोई 2 ऐसे राज्य लिखे जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, मैं बताया था कि आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, और इसके बाद क्या करूंगा, क्वेश्चन आंसर की तैयारी कराऊंगा, और तीसरी चीज 10 ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपके छूटे ना। इसमें क्या है कि कार्टून और आपके मैप भी कराऊंगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और इसके अलावा सारा टेंशन भूल जाइए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब पे आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको चीज़ें समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं आगे। द्विसदनात्मक के लाभ क्या होते हैं? द्विसदनात्मक के लाभ आप ये समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे चीज़ समझिए कि जो विधानमंडल के 2 टाइप्स हो गए, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, ये जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में ये दोनों हो, हर एक राज्य में दोनों हो, ये जरूरी नहीं है। हर राज्यों में विधानसभा तो होगा जरूर, हर राज्यों में विधानसभा तो होगा जरूर, लेकिन जरूरी नहीं है कि विधान परिषद भी हर राज्यों में हो। तो इसी वजह से देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये दोनों हैं, बाकी में क्या है, विधानसभा है। आई बात समझ में? चीज़ें क्लियर करके चलो, ठीक है। अब बात समझ में ये आती है कि द्विसदनात्मक के लाभ क्या होते हैं। अब देखो, कोई भी काम करने के लिए अगर एक व्यक्ति हो तो सारा काम इसी के ऊपर आएगा, लेकिन मैं बोलूँ कि इसी काम को करने के लिए हमने 2 व्यक्तियों को रख रखा, एक और ये 2, तो इसका कार्यभार आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि पहले जो व्यक्ति था ये 100% काम अकेले ही करता था, अब 2 व्यक्ति हो गए हैं तो 50% करके काम करेंगे। तो ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद होने के नाते कार्यभार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कानून प्रक्रिया जो होती है उसमें ज़्यादा आप बोल सकते हो कि दोबारा चेक हो जाती है, जिसकी वजह से गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कार्यभार आसानी हो जाती है। तो ये सब लाभ होते हैं। तो द्विसदनात्मक के लाभ क्या होता है? पहला, द्विसदनात्मक विधायिका होने से कार्यभार बढ़ जाता है। दूसरा, जिससे वे अपने समाज के समस्त समूहों के लिए काम कर सकते हैं। जब कार्यभार बढ़ चुका है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस चीज़ की ओर जाएगा कि हमें जनता के प्रति कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। चीज़ें समझ में आ गई? आगे, एक सदन में लिया गया निर्णय दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है। यानी कि अगर विधानसभा है, विधान परिषद है, तो विधानसभा में एक बार जो चीज़ें लागू हो जाती है उसको दोबारा विधान परिषद में भेजी जाती है। तो इससे रीचेक का ऑप्शन हो जाता है, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे, इससे प्रत्येक मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। तो ये हो गया द्विसदनात्मक के लाभ। आगे बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। ये देखिए, आपके चैप्टरों को पढ़ के उनमें से जो बारीकियां होती हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जो ऐसा लगता है बच्चों को समझाया जा सकता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बच्चों के प्रति प्रस्तुत किया जाता है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता था, 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में। इसके अलावा 4 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछा जाता था। मोस्टली ये 4 नंबर और 6 नंबर का, 5 नंबर में वैसे पैसेज आता है, तो 4 नंबर और 6 नंबर में ये चीज़ पूछी जाती थी। लोकसभा और राज्यसभा, हमने क्या लिखा है, एक साइड लोकसभा दूसरे में राज्यसभा। पहला, लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। दूसरा, इसमें अगर हमें सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष, और इसमें 30 वर्ष। डिफरेंस समझ लीजिएगा, बहुत इजी याद होगा। पहला क्या होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। उम्र की बात करते हैं तो इसमें 25 वर्ष होता है और इसमें क्या होता है, 30 वर्ष होता है। आगे, चुनाव, इसमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनाव होता है, सीधा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, और इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती है, मतलब कितने सदस्य होते हैं, तो 545 होते हैं, और राज्यसभा में 245 होते हैं। अब देखो, 545 को 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया जाता है, 530, 13 और 2। 530, 13 और 2, अगर इन तीनों को कैलकुलेट करें तो 545 आ जाएगा। जहाँ पे 530 कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से, यानी कि राज्यों से चुने जाते हैं। जो 13 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ से चुन के आते हैं 13 सदस्य। और जो 2 होते हैं
एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब देखते हैं इसमें राज्यसभा में कुल सदस्य 245 होते हैं, 233 जो होते हैं केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा चुन के आते हैं। कौन चुनता है इनको? एमएलए चुनता है, ठीक है ना, एमएलए चुनते हैं। और आगे 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये देखो कोई भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो फेमस हो, ठीक है ना, आप क्रिकेटर को ले लो, क्रिकेटर को, इवन आप कोई भी सेलिब्रिटी को ले लो, ठीक है ना, वो लोग होते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रसिद्ध है, जो समाज सेवी, एनजीओ चलाता है, बहुत सारी चीज करता है, अगर राष्ट्रपति के नजरिए में है तो वो राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य करता है ना, उसमें भी उनका नाम चुन सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आते हैं, फेमस पर्सन हो गए, समाज सेवी, अभिनेता, क्रिकेटर इत्यादि होते हैं, ठीक है। चौथा, लोकसभा को भंग की जा सकती है, मतलब खत्म किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आगे कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। और इसके अलावा लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसका प्रावधान कुछ इस प्रकार बना दिया जाता है, इसका प्रावधान कुछ इस प्रकार बनता है जिसमें क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है ना, इस हिसाब से चुना जाता है। अब 1/3 का मतलब क्या है कि जैसे 245 सदस्य हैं तो आप बोल सकते हो कि 80-85 सदस्यों को हर 2 साल में चेंज कर दिया जाता है, कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा हमने पढ़ लिया, निम्न सदन, इसको उच्च सदन, 25 वर्ष इसमें चाहिए, 30 वर्ष इसमें चाहिए। चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, इसमें अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। 545 में सदस्य होते हैं, 245 इसमें होते हैं। 530 राज्यों से चुन के आते हैं। इसके अलावा 13 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 जो होते हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है? जो 233 होते हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं? आपके केंद्र शासित और राज्य के एमएलए द्वारा चुन के आते हैं। और जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके अलावा लोकसभा को भंग की जा सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं की जा सकती है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? ये क्वेश्चन है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपको पता है कानून निर्माण से लेकर हर चीज़ बिल पेश किया जाता है, चाहे वो वित्त विधेयक हो, धन विधेयक हो, सामान्य विधेयक हो, गैर सरकारी विधेयक हो, निजी विधेयक हो, कोई भी विधेयक, कोई भी कानून, कोई भी हर चीज़ कहाँ पेश किया जाता है? संसद में। तो संसद की आवश्यकता तो हमें पड़ती ही पड़ती है। तो हमें संसद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संसद देश के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। दूसरा, यह तमाम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है, ठीक है ना, यहीं से सारा कार्यभार होता है। संसद एक ऐसा मंच होता है जहां देश के विभिन्न जगहों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जहां प्रधानमंत्री के सामने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सामने रखते हैं, ठीक है ना। आप देखते हो लोकसभा राज्यसभा की जब मीटिंग बैठती है तो वहां पे विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं विभिन्न राज्यों से, जहां पे वो अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ऐसे वैसे अपनी समस्याओं को मतलब लोगों के सामने रखते हैं। आगे, संसद से ही धन विधेयक, बजट, कर प्रस्ताव, संविधान में संशोधन, महाभियोग, विभिन्न प्रकार से देश से जुड़ी चीज़ों को लागू किया जाता है संसद से ही। इस वजह से हमें संसद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आगे, संसद के कार्य क्या होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो विधायी कामकाज, इसके पहले कार्य को समझते हैं। देखिए, संसद के कार्य, यहाँ पे 8 कार्य हैं टोटल। मैं इसको डिफाइन नहीं किया हूँ, डिफाइन आपको खुद से करना है। पहले वीडियो को आराम से देखना है, बारीकी से देखना है, चीज़ें समझ में आएंगी, आप खुद कर लोगे, ठीक है। विधायी कामकाज, विधायी का मतलब होता है कानूनी। तो आपको पता है संसद कौन सा काम करती है? कानून से रिलेटेड कानून बनाती है, उसको पारित करवाती है और देश में लागू करवाती है। अगर वो कानून गलत है तो उसको रोकती है, बहुत सारा काम करती है। तो कानून से संबंधित, इसी को विधायी बोलते हैं। कानून से संबंधित कामकाज को करवाती है कौन? संसद। तो पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो विधायिका है ये संसद समझ लो, लोकसभा, राज्यसभा। कार्यपालिका जो है ये कौन है?
ये हम समझ सकते हैं स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, जैसे सरकार हो गया, जैसे मुख्यमंत्री हो गए इत्यादि लोग। तो ये जो संसद है ना, ये चाहे तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे नियंत्रण कैसे रखती है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यायपालिका होती है, अगर उसको लगता है कि ये इन दोनों ने जो काम किया वो गलत है, तो उसको रोकने का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि विधायी कामकाज को करती है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कौन रखती है? संसद रखती है, यानी कि विधायिका रखती है। और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, इस चीज़ का उत्तरदायित्व जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। आगे वित्तीय कार्य करती है। वित्तीय का मतलब क्या होता है? पैसे से संबंधित वित्तीय कार्य, पैसे से संबंधित कार्य करती है। कहाँ इतना धन खर्च करना है, कहाँ पे मेट्रो बनेगा, कहाँ पे कौन सी चीज़ें लागू की जाएंगी, इत्यादि चीज़ें काम करती है ना। आगे प्रतिनिधित्व करना। आप देखते हो देश में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कई सारी चीज़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनको लेकर संसद में पेश किया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में ये चीज़ हो रहा है। तो प्रतिनिधित्व करना यानी कि उन लोगों की प्रतिनिधित्व करती है, उनकी रक्षा करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों की मतलब रक्षा करती है, और इसी चीज़ को बोला है प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। एक बार हमारे वीडियो को देखिए, उसके बाद एक बार बुक को रीड आउट कर लीजिएगा, ऊपर से भी कर लीजिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज वीडियो को ही अगर ध्यान से देख लो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व करना समझ में आ गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों की प्रतिनिधित्व करती है। आगे बहस का मंच। आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा क्या करती है? बहस करती है। जहाँ पे बैठती है वहाँ पे बहस करती है, क्योंकि विभिन्न लोग होते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पे डिबेट का भी ऑप्शन मिलता है, और डिबेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि इस चीज़ में कितना पॉजिटिव चीज़ है, किस चीज़ में कितना नेगेटिव चीज़ है। तो बहस का मंच होता है जहाँ पे बहस होता है, तो ये भी एक प्रकार का संसद का कार्य हुआ। आगे संवैधानिक कार्य। संवैधानिक का कार्य का मतलब क्या होता है? कानून से संबंधित कार्य, जैसे कोई भी कानून पास करना है, वो भी काम इसमें ही होता है, संवैधानिक कार्यों में। कोई भी बिल पास करना है, वो सारा चीज़ किस में होता है? इसी में होता है, ठीक है ना, संवैधानिक कार्य में होता है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य क्या होते हैं? निर्वाचन संबंधी वो कार्य होते हैं जैसे चुनाव करना हो। तो आपको पता है कि संसद से ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इत्यादि काम कौन करती है? संसद ही करती है। और इसके अलावा न्यायिक कार्य करना। न्यायिक कार्य का मतलब क्या होता है? कि न्याय से संबंधित कार्य करना। जैसे सपोज सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर मान लो कि वो अच्छा नहीं हो, ठीक है, कोई भी गलत डिसीजन दे रहा हो या अपना मन मर्जी कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? ये संसद के पास अधिकार होता है कि उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सके। अगर सपोज राष्ट्रपति अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है, और लोगों को लग रहा है, प्रतिनिधियों को लग रहा है कि इससे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं? महाभियोग के द्वारा उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो न्यायिक कार्य का मतलब ये होता है। अब ध्यान से एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैं चीज़ें समझाता हूँ। अगर सपोज सरकार के जो अंग हैं, कौन कौन से? सरकार के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। यही है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर ये कोई गलत काम करती है, तो कार्यपालिका मिलके और न्यायपालिका मिलके इस कामों को रोकेगी, इनको रोकेगी। अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो ये और ये मिलके इनको रोकेंगे, और ये कोई गलत काम करती है तो इसको और इसको मिलके इनको, यानी कि ये आपस में अटैच्ड होते हैं कि अगर एक गलत काम कर रहा है तो दो मिलके क्या करेंगे? उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ये नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। इसी को क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है? ये आपके 6 चैप्टर में है, हालांकि मैं इसमें ही बता दूं। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता में अगर कोई सरकार के अंग में से कोई भी एक अंग अच्छा काम नहीं कर रहा है या फिर अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, तो उस टाइम पे दोनों अंग मिलकर उस जो गलत काम करिए उस अंग को रोकने का काम करती है। आई बात समझ में? तो ये होता है, ठीक है। आई होप आपको कार्य समझ में आ गए होंगे।
अब बात करते हैं लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां। ठीक है, 6 टॉपिक है आपका लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि लोकसभा की शक्तियां एक साइड लिखा हुआ है, राज्यसभा की शक्तियां एक साइड लिखी हुई है। पहला, संघ सूची समवर्ती सूची के संदर्भ पर कानून बनाती है। लोकसभा क्या करती है, संघ सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ पर कानून बनाती है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सूची कितनी टाइप्स की होती है। तो हमने पढ़ा था 3 टाइप्स की होती है, अवशिष्ट शक्तियों को छोड़कर 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है, लोकसभा का है। तो ये लिखा है कि संघ सूची तथा राज्य सूची के संदर्भों में कानून बनाती है। धन विधेयक, सामान्य विधेयक को पेश करना और उसे पारित करने का काम होता है किसका, लोकसभा का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कर प्रस्तावों, बजट, वार्षिक वित्तीय वेतनों को मंजूरी देना किसका काम होता है, लोकसभा का होता है। आगे, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो ये क्या होता है कि कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि कार्यपालिका कोई गलत काम करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सदन में वो क्या करते हैं कि प्रश्न पूछते हैं। अभी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है या शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है। तो उसमें तो ये प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रित में कर देती है। ठीक है, इसके अलावा संविधान में संशोधन करती है, किसके द्वारा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संविधान में संशोधन होता है। तो इसमें क्या है, लोकसभा की शक्तियां होती है संविधान में संशोधन करना। इसके अलावा आपातकालीन की घोषणा करने की मंजूरी कौन देता है, लोकसभा देती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, किसके द्वारा, महाभियोगों के द्वारा। इसके अलावा समिति आयोग को गठित करना और उसे प्रतिवेदनों पर गौर करती है। ठीक है ना, जो भी उनकी जो चीज़ें होती हैं, कार्यभार होती है, उन पर गौर करना कि काम कर रही है नहीं कर रही है, उन चीज़ पे ध्यान देना। तो इत्यादि चीज़ें लोकसभा की शक्तियाँ। इसके अलावा बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ। सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है। इसमें क्या था, धन विधेयक पर, और इसमें क्या था, सामान्य विधेयक पर। ठीक है, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। ठीक है ना, आगे संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है, कोई भी संवैधानिक संशोधन है जैसे कानून से रिलेटेड तो उसको पारित करती है। सवाल पूछकर और संकल्प तथा प्रस्ताव पेश करके कार्यपालिका पर अंकुश लगाती है। लोकसभा राज्यसभा के पास दोनों शक्तियां होती हैं कि कार्यपालिका को नियंत्रित कर सके। आगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। सेम लोकसभा राज्यसभा मिलके महाभियोग लाएंगे और फिर हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। किसको, उपराष्ट्रपति को हटाने का। क्यों, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही तो राज्यसभा का मेन लीडर होता है, तो इस वजह से हटाने का जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा में ही किया जाता है। आगे, यह सदन को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का हक देती है, यानी कि संसद जो होती है वो राज्यसभा को ये अधिकार देती है कि राज्य में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, उस पर वो कानून बना सकती है। तो आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, इसको निम्न सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। तो ये रहे इनके शक्तियों और इसके अलावा सारी चीज़ें इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और देखो यहाँ तक मैंने चीज़ें आपको कवर अप करवा दी, लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियाँ। ठीक है, बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इस वजह से बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियाँ तक हमारा हो गया। अब ये जो 4 टॉपिक बचे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, उसको लिखिए और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, नंबर भी आपके पास है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किस चीज़ पे आप वीडियो और चाहते हैं। इसके अलावा टॉपिक अगर आपको सारा क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मतलब कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।